हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है 6 नंबर यूनिट, उसमें पृथ्वी पर जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जो वितरण है यूनिट का, उसमें बेसिकली एक तो जैवमंडल है और दूसरा पारितंत्र है, यानी बायोस्फीयर और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब जो जीवमंडल है उसमें पादप एवं अन्य जीवों की विशेषताएं क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जो पारितंत्र है यानी इकोसिस्टम है, उसमें जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ेंगे हम, जिसमें पहला जल चक्र है, दूसरा फॉस्फोरस का है, नाइट्रोजन का है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का है। ये वेरियस टाइप के तीन चार टाइप के जो साइकिल बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से जो पारिस्थितिकी संतुलन है यानी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसी प्रकार से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और उनका संरक्षण यानी कंजर्वेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इससे प्रीवियस सेशन में हमने पृथ्वी के बारे में बेसिक चीज़ें की थी। जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी टोटल पुस्तक है वो बेसिकली एक तो लिथोस्फीयर के बारे में, दूसरा हाइड्रोस्फीयर के बारे में है, और तीसरा एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में डिटेल से डिस्कस की थी अलग अलग। एक बार डायग्राम के साथ में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, यानी पहला जो टॉपिक था उसमें हमने बेसिकली जो ज्योग्राफी की ब्रांचेज है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, बाद में इनमें और सब ब्रांचेज थी, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। और फिर हमने बेसिकली लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया, यानी जो लैंड पोर्शन था उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें हमने शुरुआत में जो अर्थ क्रस्ट है उसके बारे में देखा, फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा, फिर वेरियस टाइप की चट्टानें हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उसी प्रकार से हमने जो वेरियस टाइप के लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं बाय रनिंग वाटर, विंड सर्कुलेशन की वजह से, ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से, क्रस्ट टोपोग्राफी की जो इनलैंड टोपोग्राफी बनती है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा था, यानी जो वायुमंडल है उसके बारे में देखा था। तो हमने शुरुआत जो पहला टॉपिक पढ़ा था एटमॉस्फेयर का, उसमें हमने एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन देखा था, जिसमें वेरियस टाइप की गैसें होती है। उसी प्रकार से वाटर वेपर के बारे में पढ़ा, डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार से हमने जो नेक्स्ट हमारा जो मेन पोर्शन था एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, उसमें हमने एयर जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, इन तीनों सेल के बारे में पढ़ा था। मानसून के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार से हमने जो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन की एक्टिविटीज होती है उनके बारे में पढ़ा था। वेदर सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। और फिर हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, यानी जो वाटर सिस्टम है उसके बारे में, ओशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बेसिकली तीन चार चीज़ें देखी थी। तो सबसे जो पहला चैप्टर था उसमें जो बॉटम टोपोग्राफी है ओशन की, उसके बारे में देखा था। उसमें हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, स्लोप के बारे में, और जो मैदान है, अबेसल प्लेन्स है, ट्रेंच है, उनके बारे में देखा। और जो अबेसल प्लेन्स होते हैं उन पे जो माइनर टोपोग्राफी होती है, जो आइसलैंडिक जो वॉल्केनिक आइसलैंड आइसलैंड होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ट्रेंच के बारे में पढ़ा था। और उसी प्रकार से मिड ओशनिक रिज होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में हमने टेम्परेचर, सलाइनिटी और डेंसिटी का पढ़ा था, यानी जो वाटर की टेम्परेचर क्या रहता है, सलाइनिटी क्या रहती है, डेंसिटी क्या रहती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या चाहे वर्टिकल हो। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली, आज और जो एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा इस पुस्तक का, 11th क्लास की एनसीईआरटी का, इसमें हम बेसिकली बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, हमें पता चला कि लैंड सरफेस होता है, उस पे पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमने एयर जो एटमॉस्फेयर है उसमें पढ़ा था कि वेरियस टाइप की गैसें होती है, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। और जो एटमॉस्फेयर में लेयरें होती है, अलग अलग जो लेयर्स होती है, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये हमारे ह्यूमन जीवन के लिए और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो ओजोन लेयर का पढ़ा था हमने, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बाद में जो ह्यूमन के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमन और एनिमल के लिए जो इम्पोर्टेंट गैसें होती है उनको जो सिस्टम होता है सर्कुलेशन का, उसको मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रदान करती है बाद में, मतलब कहने का मतलब ह्यूमन को और जो एनिमल को प्रोटेक्ट करती है, बायोडाइवर्सिटी को। उसी प्रकार से हमने हाइड्रोस्फीयर का पढ़ा था कि ये कैसे इंटरेक्ट होता है। अब हम ये तीनों चीज़ें एक साथ में पढ़ेंगे, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जो लिथोस्फीयर है, इन तीनों चीज़ों के इंटरेक्शन के कारण कौन कौन सी चीज़ें इवोल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मछली है, इधर वायुमंडल में पक्षी है, और इधर जो
लिथोस्फीयर है, यहाँ पे हाथी दिख रहा है, जेब्रा दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो लिथोस्फीयर में दबे हुए पोर्शन जैसे मछली का कंकाल दिख रहा है यहाँ पर, जो और जो सी प्रोडक्ट होते हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, जमीन में दबे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में इंटरेक्ट कैसे करती हैं, ये इनका सिस्टम क्या है, जैसे हमने प्रॉपर पढ़ा था ना कि जो चट्टानें बनती है या कोई लैंड फॉर्म्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल एक नदी है, उसका ओरिजिन होता है, वो जल को डिस्चार्ज करती है महासागरों में, और ओरिजिन से लेके डिस्चार्ज के बीच में उसमें बहुत सारा चेंजेज आता है, चाहे वो अपरदन से हो, चाहे निक्षेपण से हो, चाहे टोपोग्राफी का हो, चाहे वाटर लेवल का हो, और इसके आसपास में जो जीवन रहता है वो प्रभावित रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर से तीनों से मिलके जो चीजें बनती हैं वो जीवन, उनका जीवन कैसा है, वो किस टाइप की होती है, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इतने इजी वे में आपके सामने जो एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो एंड तक देखें, जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करें। एग्जाम में आजकल अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक है आज का उसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक की थीम है पृथ्वी पर जीवन, ठीक है। अब पृथ्वी पर जीवन है, इसका जो क्या सिस्टम है, कैसे एवोल्यूशन है, उसके बारे में देखेंगे। शुरुआत में कुछ बेसिक पॉइंट है उनको देख लेते हैं, जो चैप्टर को कोरिलेट करते हैं, जैसे हर एक चैप्टर में होता है, ठीक है। तो इस पुस्तक में विभिन्न अध्ययों से अब तक का पर्यावरण के तीन जो मुख्य घटक हैं, जैसे परिमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल और वायुमंडल है, ठीक है। परिमंडल में स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीन चीजें, इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जो जीवधारी हैं, जो मिलकर जैवमंडल बायोस्फीयर बनाते हैं, जो सभी जीवधारी है उनको बायोस्फीयर बोलते हैं। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ परस्परिक क्रिया करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाथी है वो लैंड सरफेस पे रहता है, ठीक है। और वायु से वो अपनी जो श्वास मतलब जो श्वासन प्रक्रिया है वायुमंडल से गैसें लेके करता है। उसी प्रकार से जो जल है, जो हाइड्रोस्फीयर है, जो जल मंडल है, वहां से लेके जल ग्रहण करता है और वो जमीन पे चलता है। तो ये इंटरेक्शन हो गया ना। इसी प्रकार से यानी ये पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल होते हैं। यानी जो जैवमंडल है उसमें जीवित घटक शामिल होते हैं। उसी प्रकार से जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों भी इसमें भी शामिल है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बनता है, यानी जो इंटर रिलेशनशिप होता है इनका, इनसे ये जैवमंडल बनता है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, यानी वो स्थल मंडल पर भी रह सकते हैं और वो जल मंडल में भी रह सकते हैं। ऐसे जीव भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनबॉक्स में दे रखा है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में और हजारों मीटर गहरे धरातल के भौमजल तक पाए जाते हैं। यानी जो जीवन है पृथ्वी पर वो कहीं भी मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि डेजर्ट है तो वहाँ पे जीव नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल और जो रेनफॉल कम होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। टुंड्रा और टैगा रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी मतलब सतह सरफेस है वो जमी हुई है, इसलिए वहाँ पे जीव नहीं होगा। जीव सब जगह है, ठीक है। वो चाहे गहराई की बात करो, चाहे ऊंचाई की बात करो, चाहे डेजर्ट या हो, या चाहे जो हिम टॉप यहाँ हो वहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जैवमंडल और उनके घटक पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अब जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो कौन से हैं अभी देखेंगे। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्व जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और सूर्य का प्रकाश है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उनसे भी प्रभावित रहते हैं। जैसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल बिल्कुल ही नगण्य रहता है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही कम रहती है। उसी प्रकार से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हाई रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो जीव जंतु और पेड़ पौधे विकसित होते हैं वो इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिसाइड होता है कि वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, ठीक है।
अब जो जैविक घटकों का भूमि, वायु, जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों को जीवित रहने और बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। यानी जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जो हमने बायोस्फीयर पढ़ा था, नहीं सॉरी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है, वहाँ पे बायोस्फीयर क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने ऐसा, आई होप कि जो हेडिंग है चैप्टर की वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे पारिस्थितिकी। जो इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी के बारे में हम चीजें देखेंगे। अब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते हैं। यानी हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई है धरती से, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, और जो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन और जो एनिमल रिलेटेड जो इश्यू होते हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज वाले जो इश्यू होते हैं उनको रिपोर्टिंग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है, यानी जो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बना है। अब पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, अब फॉर एग्जांपल हवा चल रही है। ठीक है, हवा से ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है और अपना जो श्वसन क्रिया है उसको पूर्ण करता है। तो एक तो ह्यूमन है जो जैविक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो गैस है ऑक्सीजन वो अजैविक मान सकते हैं। या जो ह्यूमन है वो धरती की सतह पर, यानी जो सरफेस लेयर है पृथ्वी की उसके ऊपर इंटरेक्ट करता है। तो यदि इमेजिन कीजिए जो सरफेस लेयर है, यदि ये नहीं होती तो ह्यूमन इंटरेक्ट करता क्या। तो जैविक और अजैविक तत्व हैं, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इस वजह से ये इन दोनों से मिलकर बना है। ये जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना या बने रहना क्यों आवश्यक है। यानी जो जंगल में शेर है, उनका जंगल में शेर यदि नहीं होते तो इमेजिन कीजिए जो दूसरी पॉपुलेशन है जीव जंतुओं की वो कितनी ग्रो कर जाती है। हमें जब हम देखते हैं कि जो शेर है वो किसी जानवर को मतलब मार कर खाता है तो हमें बहुत मतलब बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जो नेचर का लॉ है, जो प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार ये चीज़ें होनी जरूरी है। नहीं तो जो दूसरी पॉपुलेशन है जीव जंतुओं की वो अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ जाती है। इस संतुलन में बने रहने के लिए भी विविध जो प्राणी है, जीवधारी है, उनका एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है। यानी जो रेशियो है वो बना रहना चाहिए, जैसे जैविक व अजैविक तत्वों में स्वस्थ अंतर क्रियाएं जारी हो सके। ऐसा नहीं हो कि अजैविक क्रियाएं सीमित हो जाए और जैविक क्रियाएं अनियंत्रित रूप से ग्रोथ कर जाए। तो फिर बाद में जो अजैविक कंपोनेंट है उस पर प्रेशर क्रिएट होगा और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस वजह से ये इन दोनों के बीच में जो रेशियो है, इक्वलिटी है, ये सदैव बनी रहनी जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रकृति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने से संबंधित है। यानी जो पारिस्थितिकी है वो क्या है, वो कोई फॉर एग्जांपल हम किसी शेर का बात करें तो, शेर की बात करें तो उसका उनका जन्म, उनके विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनका जो प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने से संबंधित जो दशाएं हैं उनसे है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है, ये किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों की भूमि, जल और वायु, यानी जो अजैविक तत्व हैं, भूमि, जल और वायु अजैविक तत्व हैं, से ऐसे अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं उनको। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, जैविक और अजैविक जो कंपोनेंट है उनके इंटरेक्शन का जो लेवल है उनको इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे परिस्थिति के संदर्भ में आवास या जो हैबिटाट है पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग है। यानी जो हैबिटाट है जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेर का एग्जांपल लिया, लॉयन का एग्जांपल लिया, तो लॉयन किस जगह रहता है। ठीक है, तो किस जगह रहता है, उसकी भौतिक दशाएं क्या है, वो पर्वत पठार या मैदान में किस जगह रह रहा है, उसी प्रकार से उसकी रासायनिक कारकों से। ठीक है, तो इनके योग से उनके योग से ये सारी चीजें बनी है, यानी जो हैबिटाट है वो निर्धारित होता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थिति में भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। यानी टेगर जो रीजन है वहाँ पे अलग हैबिटाट पाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड है वहाँ पे अलग रीजन होते हैं, हैबिटाट होते हैं, आवास होते हैं। विश्वतरीय क्षेत्र है वहाँ पे अलग टाइप का हैबिटाट होता है एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। तो इनमें एक दूसरे की जो विभिन्नताएं हैं वो झलकती है स्पष्ट रूप से कि क्लाइमेट क्या है उसके हिसाब से हैबिटाट का डिसाइड होगा। अब जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, इस प्रक्रमण को पारिस्थितिकी अनुकूलन यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो किसी भी जीव जंतु के लिए रहने योग्य है, उपयुक्त है, वहाँ पे
जो जीवन है वो अच्छे से रह सकता है और अपनी ग्रोथ कर सकता है। इसको हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं, यानी अनुकूलन यानी अपनाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो सेटलमेंट है वो किसी लोकेशन पे रहता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वहाँ पे जो जीवन जीने की दशाएं हैं उसके अनुसार वो वहाँ पे फिट है, तो इस वजह से ह्यूमन वहाँ रह रहा है, प्रोडक्शन करता है, खेती करता है। ठीक है, इस प्रकार से वो जीवन यापन करता है। तो हम मानते हैं कि ह्यूमन ने किसी साइट का एडेप्टेशन कर लिया है, वहाँ पे रहने योग्य अनुकूल दशाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जीव जंतुओं में भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, वो जैसे इकोलॉजी की बात कर रहा है, तो ये शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लॉजी से बना है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है घर, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन, यानी किसी घर का अध्ययन करना, विज्ञान मतलब उसका रिसर्च करना। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ये एक स्थान पर रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्र अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये याद रखना, 1869 में अर्नेस्ट हैकल है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल है, इसने इस वर्ड का प्रयोग किया था सबसे पहले कि इकोलॉजी क्या होती है, और ये कहाँ से थे, जर्मन थे। ठीक है, तो ये याद रखना, एक तो जर्मन वर्ड याद रखना, एक अर्नेस्ट हैकल याद रखना, 1869 याद रखना, और इकोलॉजी याद रखना। ये तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ की। पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्राणी शास्त्र थे, तो प्राणियों का अध्ययन करते थे, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का। जीवधारियों जैसे जैविक और अजैविक भौतिक कारक घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यानी जो इकोलॉजी, इकोलॉजिकल साइंस किसको बोलते हैं, जो जैविक और जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनके स्टडी को अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनको पारिस्थितिकी विज्ञानी कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें हैं, पारिस्थितिकी के बारे में बेसिक टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, ये अर्नेस्ट हैकल का याद रखना। इन्होंने 1869 में, ये डेट भी याद रखना, एग्जाम में डेट भी पूछते हैं, और ये किस देश से थे ये भी पूछते हैं, इनका नाम क्या है ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो यहाँ पारितंत्र है, यानी जो इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स कितने हैं। अब जो पारितंत्र होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थलीय होते हैं जिन्हें टेरेस्ट्रियल बोलते हैं पारितंत्र, और दूसरा जलीय होते हैं जिन्हें एक्वाटिक बोलते हैं। अब जो स्थलीय पारितंत्र है उनको पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो एक हायरार्कियल जो सिचुएशन है, सीक्वेंस है, उसको दे रखा है। ठीक है, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं थ्योरी को, और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो एक तो स्थलीय होते हैं, दूसरे जलीय होते हैं। ठीक है, अब जो स्थलीय बायोम होते हैं उनको भी वापस अनेक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर रहता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपसे संबंधित तत्वों से होता है। ठीक है, अपसे का मतलब है कि जो उनको इंडिविजुअली जो यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंध के कुल योग को बायोम कहते हैं। यानी जो विशेष परिस्थितियों का मतलब है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में वहाँ पे जो पादप है, यानी जो वेजिटेशन है, और जो जीव जंतु है, उनके जो अंतर संबंध है, उनके कुल योग को बायोम कहते हैं। यानी वेजिटेशन और जीव जंतु के बीच में कितना इंटरेक्शन लेवल है उसको बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी संबंधी जो अवयव यानी जो कंपोनेंट होते हैं वो शामिल होते हैं। अब चूंकि जो हम एक तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम की बात करें और दूसरा सवाना बायोम की बात करें, तो इनमें टेम्परेचर अलग होगा, रेनफॉल अलग होगा, ह्यूमिडिटी अलग होगी, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसका जो कंपोनेंट है वो अलग होगा। ठीक है, संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र है जिसमें वन है, घास क्षेत्र है, मरुस्थल है, टुंड्रा है। ठीक है, इस प्रकार से ये इकोसिस्टम में बांटे गए हैं। अब जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र के रूप में बांटा जा सकता है। यानी जो एक्वेटिक जो बायोम पढ़ा था ना हमने, इसको एक तो फ्रेश वाटर के रूप में और दूसरा सलाइन वाटर के रूप में दो कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं वापस। ठीक है, अब समुद्री परितंत्र में महासागरीय हो गया, ज्वारनदमुखी हो गया, प्रवाल भित्ति हो गया, परितंत्र शामिल है। वापस ये जो सलाइन वाटर वाला है इसमें एक तो ओशन वाला हो गया, दूसरा जो एस्चुरी वाला हो गया, तीसरा यहाँ पे कोरल रीफ वाला हो गया। तो वापस इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ताजे जल के जो पारितंत्र होते हैं उसमें झील, तालाब, सरिताएं, कच्छ और दलदल यानी जो मास और बॉक्स होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इनको भी वापस कहीं कैटेगरी में उनके लोकेशन और उनके करेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है। अब यहाँ पे हम कुछ जो डायग्राम है एक बार इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बायोस्फीयर से लेके इंडिविजुअल के बीच में जो कैटेगरी है वो कैसे डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर हम किसी जीव जंतु या प्राणी को, चाहे तो एक पौधे की पादप की नस्ल ले लो, ठीक है, या फिर हम एक कोई जीव की नस्ल ले लो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेर का एग्जांपल लिया, ठीक है, लॉयन का, ठीक है। अब लॉयन इंडिविजुअल है, अब लॉयन की जो लॉयन की पॉपुलेशन है, ठीक है, वो हो सकती है हजारों करोड़ों में हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से कम्युनिटी का मतलब है कि बहुत सारे जो जीव है, बहुत जीव है उनका पॉपुलेशन का। अब इंडिविजुअल का मतलब लॉइन है, यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो मेल फीमेल दोनों होगी, ठीक है। अब उसी प्रकार से कम्युनिटी की बात करें तो ये अलग टाइप का जानवर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये बाघ है या दूसरा कोई प्राणी है, यहाँ पे चूहा है, यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे ये ओल बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं इनकी अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है। उसी प्रकार से कम्युनिटी क्या है, दो या दो से अधिक जो जीव जंतु है उनसे मिलकर बनती है। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम लार्ज स्केल पर एक लैंडस्केप होता है, उसकी जो टोटल कम्युनिटी होती है, अलग अलग जो पादप और जो प्लांट यानी जो प्लांट और जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो कम्युनिटी होती है उनको मिला के बनता है। उसी प्रकार से बायोम है, वो विस्तृत जो लैंडस्केप होते हैं उनका जो एक क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी जो जलवायु वाला फैक्टर होता है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो मेरे हिसाब से टुंड्रा का है, ठीक है। इसी प्रकार से सवाना का अलग है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का अलग है, उसी प्रकार से टेगा टुंड्रा का अलग है, तो मरुस्थल का और अलग हो गया। तो इस प्रकार से बायोम मिलकर बनते हैं। अब बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती है, बहुत सारे पॉपुलेशन हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो पृथ्वी है यानी जो अर्थ है, इसमें हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, उसी प्रकार से लिथोस्फीयर पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था। तो ये तीनों मिलकर पृथ्वी के रूप में एक जो लार्जेस्ट जो यूनिट है वो बायोस्फीयर के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर तक चलता है। एक बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम हो सकते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी तो आप सभी को पता है असंख्य होती है। तो ये ऐसे चल के ये हायरार्किकली ये ऐसा सिस्टम है इनका। अब नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बोली है वो है पारितंत्र की कार्यप्रणाली और उनकी संरचना, यानी एक जो इकोसिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो वर्क कैसे करता है, इसके बारे में देखेंगे। कि पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध जो पौधे और जंतुओं के प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है, यानी जो पौधे और जंतु है उनको इक्वली रूप से उनका वर्णन होता है। उसी प्रकार से ये उनके यानी प्राणियों और पौधों की प्रजातियों के इतिहास को, वितरण को और उनकी संख्या को भी वर्णित करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके हिस्ट्री को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को और उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड करके ये डिसाइड किया जाता है। संरचना की दृष्टि से सभी जो पारितंत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं, कारक होते हैं। उसी प्रकार से जो जैविक या भौतिक जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गई, मृदा की स्थिति हो गई। वह अजैविक या अकार्बनिक तत्व हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटासियम है आदि, ये सम्मिलित होते हैं। तो अजैविक जो भौतिक फैक्टर होते हैं उसमें दो टाइप के आते हैं, एक तो टेम्परेचर, वर्षा, सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति हो गई, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम है। उसी प्रकार से जो जैविक कारक है यानी जो बायोटिक फैक्टर है उसमें कौन कौन से हैं, पहला उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है। उपभोक्ता में तीन कैटेगरी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। और जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, वो भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आ गए आपके जैविक कारक। उसी प्रकार से उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं, यानी जो उत्पादक है इनमें कौन कौन से कौन आता है, जो हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना अपना भोजन बनाते हैं। यानी जो जो पादप जगत है वो क्या है, उत्पादक है, ठीक है। अब प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे हिरण, बकरी, चूहे सभी पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो उत्पादकता पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या, दूसरी कैटेगरी क्या है, वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी प्राथमिक। अब नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, सभी मांसाहारी आते हैं, जैसे सांप है, बाघ, शेर आदि सम्मिलित होते हैं। जो द्वितीय होते हैं, ठीक है, वो द्वितीय कैटेगरी क्या है, द्वितीयक में मांसाहारी आते हैं। और जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं
उनमें कहीं ना कहीं वो शाकाहारी होते हैं, कहने का मतलब जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार से कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है, उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी कहते हैं, यानी टॉप जो कार्निवोरस होते हैं उनके रूप में जाना जाता है, जैसे बाज है, नेवला है। ठीक है, उसी प्रकार से जो अपघटक है, डिकम्पोजिशन है, वो है जो मृत जीवों पर निर्भर होता है, जैसे कौवा हो गया, गिद्ध हो गया, और कुछ अन्य जो अपघटक हो गए जैसे बैक्टीरिया है, अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मर गया, ठीक है, तो बाद में जो बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और उनको एक टाइम बाद में वहाँ पे उनके जो कंकाल है वो बचते हैं, बाकी सारी चीज़ें मिट्टी में मतलब विलय हो जाता है उनका। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो उपभोक्ता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला जो पारितंत्र की कार्य प्रणाली है, एक बार इसको देख लेते हैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट। अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। अब जो हरित पादक होते हैं वो उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब हरित पादक क्या है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं, और मृदा से पोषक तत्व लेते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे हमने बकरी पढ़ा, हमने दूसरे जो एनिमल पढ़े थे, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, भेड़ हो गई, ये क्या है, हरित पादक पर जीवित रहते हैं। उसी प्रकार से जो द्वितीय उपभोक्ता है मांसाहारी है, वो इनके प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी है, जिनको कार्निवोर्स कहते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, और वो प्राथमिक उपभोक्ता पर भी निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधे जो डिकम्पोज होते हैं, यानी पेड़ पौधे, जैसे पेड़ है गिर गया, बाद में क्या है, वो पोषक तत्वों में मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हरित पादप है, जो उत्पादक है, उनका मर्त अवशेष का मतलब है कि जो पेड़ पौधे थे पहले खड़े थे, बाद में गिर गए, बाद में धीरे धीरे उनका डिकम्पोज हो गया, तो वो क्या है, मर्त अवशेष में कन्वर्ट हो गए, उनको जो दीमक है वो मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। उसी प्रकार से कोई जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनकी डेथ हुई तो वो भी मर्त हो जाएगा अवशेष में। इसी प्रकार से ये दोनों हो जाएंगे, और बाद में ये सभी मिलकर तीसरी एक कैटेगरी बनती है अपघटक, जिसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। उसमें आते हैं तो उसमें पादप भी आते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो गिर जाते हैं, पत्तियां जो टहनियां उनकी गल जाती है बाद में, तो वो मिट्टी में मिल जाती है। उसी प्रकार से जो मृत अवशेष है, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, उनका भी अपघटन होता है और बाद में ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका ये एक जनरल पैटर्न रहता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बोली है वो ये है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। हमने पढ़ा था ना, बकरी है, गाय है, वो क्या किसी शेर के हो गए या किसी दूसरे प्राणी है जो किसी जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उनके भोजन बनते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर रहता है, यानी जो अपघटन जो प्रक्रिया है वो मृतकों पर निर्भर रहती है। कोई जीव जंतु मर गया, उसके बाद में उसका अपघटन हो जाता है। ये अपघटन उन्हें मृतकों को, यानी जो मृतक है उनको विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार से जो पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उससे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा है, यानी जो बिटल है, वो एक मेढक द्वारा खा लिया जाता है, मेढक को सांप द्वारा खा लिया जाता है, सांप को एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये खाद्य क्रम चलता है। इस क्रम को एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा प्रवाह होती है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चैन कहलाती है। ठीक है, और फूड चैन का हम एग्जांपल ले तो यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे फूड चैन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, और ये सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, उस प्रकार से ये करते हैं। बाद में कीट है जो इन पर निर्भर रहते हैं। अब कीट, जो कीट पतंग है उनको मेढक खाते हैं। अब मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। ठीक है, बाद जो बाज की डेथ हुई, ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका अपघटन हो जाएगा, एक्चुअली में कहने का मतलब। यहाँ पे डिकम्पोजर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फंगी वगैरह जो लग जाती हैं, बाद का जो बाज है उसका बाद में जो कंकाल है वही बचता है, बाकी सारा मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये फूड चेन चलती है, और इसमें एनर्जी का फ्लो भी होता है। अब जो एनर्जी, जो लिडमैन ने एक नियम दिया था 10% का, उसमें यह है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो एनर्जी का फ्लो है वो 10% जाएगा। यदि यहाँ पे
इस कीट पतंग की 100% एनर्जी माने तो मेंढक सिर्फ 10% एनर्जी ग्रहण करेगा, ठीक है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो खर्च हो जाएगी इसको पकड़ने में, इसको चबाने में, इसको कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, भोजन के रूप में जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करने के रूप में। तो 10% एनर्जी इसके पास में होती है। जैसे सांप मेंढक को खाएगा तो सांप को भी जो मेंढक की 100% जो एनर्जी है उसका 10% मिलेगा। ऐसे कैसे बाज का होगा, तो ये 10% का नियम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को एनर्जी फ्लो कहते हैं। यानी एनर्जी फ्लो का मतलब है कि फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर एनर्जी का जाना। खाद्य श्रृंखला पृथक अनुक्रम में न होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं के से भोजन की पूर्ति करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो शेर है सिर्फ डियर को ही खाएगा, ठीक है। डियर को नहीं, उसके आसपास जितने भी जो जीव जंतु है उनको खा सकता है, लेकिन डियर घास पे निर्भर रहता है। उसी प्रकार से जो कोई दूसरा जीव जंतु है, फॉर एग्जांपल सांप की बात करें, तो ऐसा थोड़ी है कि वो केवल मेंढक को ही खाएगा, वो चूहे को भी खा सकता है, दूसरे जो मैमल्स है उनको भी खा सकता है। इस प्रकार से ये चलता है। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर रहते हैं। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। प्रजातियों के इस प्रकार के जुड़ाव होना अर्थात जीवों का खाद्य श्रृंखला पर जो विकल्प उपलब्ध होते हैं, उनके पास में जो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर इनको खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, फूड वेब के रूप में जाना जाता है। एक होती है फूड चेन। फूड चेन का मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलती है कि इस जीव को केवल मेंढक ही खा सकता है, या मतलब कहने का मतलब मेडल में जो मेंढक है उस टाइप के जो दूसरे जीव है वो भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंढक खाएगा, लेकिन जो एक चेन बनती है वो उसको फूड चेन बोलते हैं। फूड वेब कब होती है, जो एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बाज है, वो बाज क्या है, ओवल को भी खा सकता है। वो बाज है जो जो क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो जानवर होते हैं उनको भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, स्पाइडर को भी खा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो कीट पतंग है उनको भी खा सकता है। अब प्लांट को कौन कौन खा सकते हैं, प्लांट को कोई नहीं खा सकता, सिर्फ कीट खा सकता है यहाँ पे इस फूड चेन में। उस प्रकार से कीट को कौन कौन खा सकते हैं, यानी कीट किस किस को खा सकता है, कीट इनको स्पाइडर को खा सकता है। उसी प्रकार से जो चूहा है उनके जो डिकम्पोजर का प्रोसेस है उसमें उसको जो घटक होते हैं उनको खा सकता है। उसी प्रकार से जो इस टाइप के जो बाज होते हैं, ओवल होते हैं, वो किन किन को खा सकते हैं, चूहों को खा सकते हैं। उसी प्रकार से इनका जो एक जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसमें हर एक चीज किसी न किसी रूप से कोई चीज के घटक को लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये जो जो मिक्स हो रखा है ना, एक जो वेब बनता है, एक जाल क्रिएट होता है, इसको फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिटेल से बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि सामान्यतः दो प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक चराई यानी ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी अपवर्द यानी डेट्रिटस जो फूड चेन होती है वो होती है। अब चराई खाद्य श्रृंखला पौधों उत्पादक से लेकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है, और हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं, लेवल फर्स्ट से लेवल सेकंड पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, याद रखना। जिससे श्वसन, उत्सर्जन, विघटन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यानी जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो किस किस रूप में होता है, एक तो श्वसन के रूप में होता है यानी सांस लेने में, दूसरा उत्सर्जन के रूप में होता है, विघटन के रूप में होता है। जब एक शेर किसी डियर के पीछे भागता है तो जो एनर्जी खर्च होती है शेर की, वो एनर्जी तो डियर को खाने के बाद में मिल जाएगी, लेकिन जो उससे डियर को खाने से पहले उसने दौड़ लगाई थी, वो श्वसन क्रिया हुई थी, उत्सर्जन हुआ था, फिर बाद में उसको डियर को खाने में जो उनकी एनर्जी यूज हुई थी, तो ये सारी चीजें क्या है कि इनको जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला है उसमें जो लेवल होते हैं वो 3 से 5 होते हैं, हर स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है। अपवर्त खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त जो मर्द जो पादप है पदार्थ है उन पर निर्भर रहती है। यानी फॉर एग्जांपल कोई शेर है उसकी डेथ हो गई, तो बाद में जो डिकम्पोजर है, जो अपघटन है, उनके उनके ऊपर वो मतलब कहने का मतलब जो भी प्रोसेस है उनके द्वारा पूर्ण किया जाता है, यानी जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है वो शामिल होता है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में इतने रखते हैं, जो टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो बायोम है उनके प्रकार के बारे में देखेंगे, और जो
जैव भू रसायन जो चक्र है, बायो केमिकल साइकिल है, उनके बारे में देखेंगे। उसी प्रकार से संसार के बायोम है, इनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। डिस्कस आज का अभी इस सेशन में करना था, लेकिन हो नहीं पाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से इनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किया है तो अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू।